चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। औरंगजेब के फैन उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा चूर चूर हो जाएगा इनका घमंड। जी हां दोस्तों, बीजेपी के महाराष्ट्र अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर एक साथ हमला किया। एक तरफ जहां उन्होंने शरद पवार को राजनीतिक भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया तो उद्धव ठाकरे को औरंगजेब का फैन बता दिया। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी का घमंड भी चूर चूर हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीएमसी के मंच से अखिलेश यादव ने कर दिया एनडीए सरकार की विदाई का दावा, कहा बस कुछ दिनों के हैं मेहमान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों को भले ही कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है लेकिन अंततः उनकी हार होगी। यादव ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा शहीद दिवस पर आयोजित महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में आए हैं वे बस कुछ दिनों के मेहमान और हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। नुहू में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर मोबाइल इंटरनेट पर बैन, बल्क एसएमएस पर भी रोक लगी। पहला मिलिट्री तैनात, ड्रोन से निगरानी की जा रही। पिछले साल दंगा हुआ था। जी दोस्तों, हरियाणा के नुहू में सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में पिछले साल जमकर हिंसा हुई थी जिसमें 7 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई थी। इस बार दोस्तों हिंसा न हो इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यहाँ 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही बहुत सारे यानी कि बल्क एसएमएस भेजने पर भी रोक लगाई गई है। डोंगल इंटरनेट भी नहीं चलेगा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडोज तैनात किए गए हैं। वहीं दोस्तों ड्रोन के जरिए पूरे नुहू और अरावली की पहाड़ियों की भी निगरानी की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केरल में 14 साल के लड़के की निपाह वायरस से हुई मौत, रिश्तेदारों को निगरानी में रखा गया। 2018 के बाद राज्य में 5वीं बार फैला संक्रमण। जी हां दोस्तों, केरल के मल्लपुरम में निपाह वायरस से पीड़ित 14 साल के लड़के की रविवार को मौत हो गई। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि पीड़ित लड़के को सुबह 10:30 बजे दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया लेकिन सुबह 11:30 बजे उसकी मौत हो गई। वीना ने बताया कि संक्रमित लड़के को ऑस्ट्रेलिया से मिली एंटीबॉडी दवाई भी दी गई थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक संक्रमित होने के 5 दिन के अंदर इसे दिया जाता है। इस मामले में संक्रमित लड़के को एंटीबॉडीज देने में देर हो गई थी। वीना ने यह भी कहा कि लड़के का अंतिम संस्कार इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक किया जाएगा। इसके लिए लड़के के परिवार और माता पिता से बात की जा रही है। वहीं उनके संपर्क में आए 3 रिश्तेदारों की भी निगरानी की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला पलटा। रिजर्वेशन की सीमा 56 से घटाकर 7% की। इसके खिलाफ हिंसा में 115 मौतें हो चुकी है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने रविवार को आदेश जारी करते हुए आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया है। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30% था। बाकी 2% में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। बांग्लादेश की सरकार ने 2018 में अलग अलग कैटेगरी को मिलने वाला 56% आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन इस साल 5 जून को वहां के हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया था, जिसके खिलाफ पूरे बांग्लादेश में हिंसा का दौर शुरू हो गया था। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 115 लोगों की जान जा चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 44 पार्टियां शामिल हुई। कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद मांगा। नीट कावड़ यात्रा का मुद्दा भी उठा। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट्री हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, वाईएसआरसीपी व अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। दोस्तों कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। साथ ही कहा कि नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कावड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे तो शरण जरूर देंगे, पड़ोसी देश में हिंसा के बीच बोली ममता बनर्जी। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि अगर हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के लोग दरवाजा खटखटाने आएंगे तो वह उन्हें शरण देगी। उन्होंने कहा कि अगर लोग मजबूर होकर बंगाल आएंगे तो उन्हें जगह दी जाएगी और रहने भी दिया जाएगा। सीएम ने इसके लिए यूनाइटेड नेशंस की नीतियों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेगा। वहीं दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा कि मैं
बांग्लादेश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि वो एक दूसरा देश है। केंद्र सरकार इस पर अपनी बात रखेगी, लेकिन अगर मजबूर लोग बांग्लादेश से बंगाल का दरवाजा खटखटाने आएंगे तो हम उन्हें शरण देंगे। यूएन का एक प्रस्ताव भी है, पड़ोसी शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेंगे। ममता बनर्जी कोलकाता में शहीद दिवस के मौके पर एक रैली में यह बात कह रही है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या शरणार्थियों को देश में आने की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में विश्वास मत भी जीता। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। जी हां दोस्तों, नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 21 जुलाई को रविवार को संसद में आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता ओली ने एक सप्ताह पहले ही चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की मंत्रिमंडल के 21 अन्य सदस्यों के साथ शपथ और गोपनीयता की शपथ ली थी। दोस्तों, सरकार बनाने के लिए नेपाल की 275 संसदीय प्रतिनिधि सभा में कम से कम 138 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। इस दौरान ओली को 188 मत मिले। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 3 तीर्थयात्रियों की मौत। गौरीकुंड के पास पहाड़ से पत्थर गिरने से हादसा हुआ, 8 लोग हुए घायल। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर पत्थर गिरने से 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे में 8 लोग घायल भी हुए हैं। दोस्तों, यात्री गौरीकुंड से 3 किलोमीटर दूर चिड़वासा में बने पैदल मार्ग से केदारनाथ धाम की तरफ जा रहे थे, तब वे सुबह करीब 7:30 बजे पत्थरों की चपेट में आ गए। हादसे की जानकारी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के नंदन सिंह राजवर ने दी है। राजवर ने बताया कि मरने वालों में महाराष्ट्र के नागपुर से किशोर अरुण परते, जालान से सुनील महादेव काले और रुद्रप्रयाग के अनुराग बिष्ट शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल में नई मुसीबत, बीएसएफ की भी बड़ी सिरदर्दी, बॉर्डर पर हलचल ने बढ़ाई धड़कनें। जाने क्या है मामला। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन से सिर्फ पड़ोसी देश ही प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि इसका असर भारत पर भी पड़ने लगा है। सैकड़ों की तादाद में भारतीय स्वदेश आने लगे हैं, जिससे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के साथ ही अन्य अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान अतिरिक्त चौकसी कर रहे हैं। वहीं बॉर्डर के जरिए होने वाले व्यापार व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ा है। सीमा पर सैकड़ों की तादाद में खड़े ट्रकें खड़ी है। इनमें से बहुत से ऐसे माल लोड हैं जिनके जल्द खराब होने का भी अंदेशा है। ऐसे में व्यापारियों को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को कम किया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में आरक्षण को लेकर उठा बवाल शांत हो सकता है। इसी को लेकर बीएसएफ की भी सिरदर्दी बढ़ी हुई है क्योंकि उन्हें बॉर्डर पर ज्यादा कार्यवाही करनी पड़ रही है, ज्यादा अलर्ट रहना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जिंदल ग्रुप की कंपनी के सीईओ पर कोलकाता में एफआईआर दर्ज। कोलकाता अबुधाबी फ्लाइट में महिला को पोर्न वीडियो दिखाने का है मामला। दरअसल दोस्तों, कोलकाता से अबुधाबी जा रही फ्लाइट में महिला को पैसेंजर के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ के मामले में जिंदल ग्रुप की कंपनी वल्कन ग्रीन स्टील के सीईओ दिनेश कुमार सरवंगी पर कोलकाता में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला बीते सप्ताह 16 जुलाई का है। घटना में पीड़िता 28 साल की अनन्या के माता पिता ने कोलकाता के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शनिवार को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर विद्यानगर सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। इस बात की जानकारी विधाननगर पुलिस के एक अधिकारी ने दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली सेना के हवाई हमले के बाद हूती विद्रोहियों का मिसाइल अटैक, आईडीएफ ने हवा में मार गिराया। जी दोस्तों, गाजा और लेबनान के बाद इजराइल ने पहली बार यमन में बड़ा हमला किया। शुक्रवार को तेल अवीव पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में शनिवार को इजरायली सेना ने हूती विद्रोहियों के ठिकाने को निशाना बनाया। यमन के न्यूज चैनल अलम सीरा टीवी के मुताबिक इजराइल ने होदेदा पोर्ट और पावर स्टेशन पर हवाई हमला किया। इस हमले के बाद होदेदा पोर्ट पर भीषण आग लग गई। इसके जवाब में हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइल दागे, लेकिन आईडीएफ ने करारा जवाब देते हुए अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें हवा में ही मार गिराया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दुकानों पर नाम लिखवाने पर कांग्रेस बोली नफरत की पॉलिटिक्स। पटवारी बोले बीजेपी पूछेगी टीचर की जाति। बरैया ने कहा ब्लड डोनर से भी यही सवाल होगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी दुकानों पर संचालकों के नाम, जाति सहित पूरा विवरण लिखवाने के सरकार के आदेश पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं विधायक फूल सिंह बरैया ने इसका विरोध किया। दूसरी ओर उज्जैन नगर निगम के सहायक जनसंपर्क आयुक्त ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि निगम ने किसी प्रकार का कार्यपालिका आदेश जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं करने जा रही है। वहीं इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोलाना ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर एमपी में हर दुकान पर संचालक का नाम लिखने को लेकर नियम बनाने का अनुरोध किया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या इस तरह का नियम हमारे देश के लिए सही है
है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। विमेंस एशिया कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, यूएई को 78 रनों से हराया, कप्तान हरमनप्रीत और रीजा की 50। जी हां दोस्तों, डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने विमेंस एशिया कप में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने यूएई को 78 रनों के बड़े अंतर से हराया। इस जीत से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत कर ली है। टीम के खाते में 2 मैच के बाद 4 अंक है। टीम इंडिया का अगला मुकाबला अब 23 जुलाई को नेपाल से होगा। श्रीलंका के रंगनी दामबुला स्टेडियम में रविवार को यूएई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम ने पावर प्ले के अंदर ही टॉप 3 विकेट को गंवा दिया था और इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीसीसीआई सचिव जय शाह का ऐलान, ओलंपिक में भारतीय एथलीट्स को 8.5 करोड़ की मदद, 117 भारतीय एथलीट्स लेंगे भाग। जी हां दोस्तों, 26 जुलाई से पेरिस में ओलंपिक 2024 की शुरुआत होनी है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ओलंपिक अभियान को देखते हुए भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन आईओए को 8.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के जरिए यह बात कही। जय शाह ने पोस्ट में लिखा कि मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि बीसीसीआई पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बेहतरीन एथलीट्स को सपोर्ट करेगा। हम इस अभियान के लिए आईओए को 8.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान, बजट कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर एफआईआई फ्लो तक, यह फैक्टर्स कर सकते हैं बाजार की चाल तय। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। यूनियन बजट 2024, कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, यूएस जीडीपी, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, एफआईआई, डीआईआई फ्लो और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहने वाली है। वैसे दोस्तों सबसे बड़ी नजर भारत के बजट पर है, जो कि 23 जुलाई को पेश होने वाला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेबी चेयरपर्सन बोली, घर की सेविंग सट्टेबाजी में जा रही, बजट में एफएनओ की कमाई पर 30% टैक्स की तैयारी, सरकार इसे स्पेकुलेटिव इनकम मानेगी। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2022 में इंडिविजुअल ट्रेडर्स की संख्या में वित्त वर्ष 2019 की तुलना में 500% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। 90% एक्टिव ट्रेडर्स को इस दौरान औसत 1.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सेबी की 25 जनवरी 2023 को इंडिविजुअल ट्रेडर के एफएनओ में प्रॉफिट और लॉस को लेकर पब्लिश रिपोर्ट में यह बातें की गई थी। अब दोस्तों एफएनओ में रिटेल ट्रेडिंग का कोई भी अनियंत्रित विस्फोट न केवल बाजारों के लिए बल्कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट और हाउस होल्ड फाइनेंस के लिए भी भविष्य की चुनौतियां पैदा कर सकता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार इस पर 30% का टैक्स लगाने जा रही है, ऐसा कहना है सेबी के चेयरपर्सन का। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली, अखिलेश बोले दिल्ली की सरकार जल्द गिरेगी, ममता ने कहा मैं भी इस बात से सहमत हूं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कोलकाता के एस्प्लेनेड में शहीद दिवस रैली की। रैली को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में एक तरफा जीत के बाद टीएमसी की यह पहली बड़ी रैली है। इसमें लाखों कार्यकर्ता शामिल हुए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ममता बनर्जी हर साल शहीद दिवस रैली के मंच से पार्टी की रणनीति की घोषणा करती है। दोस्तों इसी रैली में सपा अध्यक्ष, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। यहां पर उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि अखिलेश जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, दिल्ली में सरकार स्थिर नहीं है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या दिल्ली की सरकार गिर सकती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। नीरज चोपड़ा की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट, कोच ने बताया पेरिस ओलंपिक में खेलेंगे या नहीं। जी हां दोस्तों, भारत की एक मेडल की उम्मीद है नीरज चोपड़ा, लेकिन दोस्तों कुछ समय से वे परेशान चल रहे हैं फिटनेस को लेकर। दरअसल दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है। खेल के इस महाकुंभ के शुरू होने में अब 5 दिन से भी कम का समय बचा है। इसके लिए भारतीय एथलीट अपनी फिटनेस और तैयारियों पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले ही नीरज चोपड़ा के चोटिल होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ओलंपिक 2024 में उनके अच्छे प्रदर्शन को लेकर कई तरह की बातें शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब नीरज चोपड़ा की चोट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके चलते उनके कोच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में खेलने को लेकर कई बातें सामने रखी है। दोस्तों 26 वर्षीय नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, एक बार फिर पेरिस खेलों में भारत की पदक की उम्मीद है। लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर इस सीजन काफी सवाल है। ऐसे में चिंता का विषय तो है, लेकिन उनके कोच का कहना है कि वे पूरी तरीके से फिट हैं और वह गोल्ड पर फिर से निशाना लगाने के लिए तैयार हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विकी कौशल की सबसे बड़ी ओपनर बनी बैड न्यूज, पहले दिन किया इतना कलेक्शन। जी हां दोस्तों, विकी कौशल की फिल्म बैड न्यूज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के चर्चे कई दिनों से हो रहे थे और अब पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल भी कर दिया। बैड न्यूज ने विकी कौशल के फैंस को गुड न्यूज दी है, तो वहीं यह फिल्म एक्टर के लिए कमाल का न्यूज भी साबित हुई है। दरअसल दोस्तों, अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ यह फिल्म विकी कौशल की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। बैड न्यूज के मजेदार ट्रेलर को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, वहीं इसका गाना तौबा तौबा सभी की जुबान पर चढ़ा हुआ था। वहीं दोस्तों बात करें बैड न्यूज के पहले दिन के कलेक्शन की, दोस्तों बैड न्यूज ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 8.62 करोड़ रुपए का जबरदस्त कलेक्शन किया है। यह फिल्म के लिए काफी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। इसी के साथ यह फिल्म विकी कौशल की टॉप 5 फिल्मों में नंबर 1 पर आ गई है। इससे पहले फिल्म द उरी सर्जिकल स्ट्राइक ने ओपनिंग डे पर 8.20 करोड़ रुपए कमाए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल गवर्नर को हैरेसमेंट केस में राजभवन से क्लीन चिट, महिला कर्मचारी के आरोपों को निराधार बताया। टीएमसी ने पूछा अपने खिलाफ खुद जांच कैसे करवाई। जी हां दोस्तों, बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस को हैरेसमेंट केस में राजभवन ने क्लीन चिट दे दी है। राजभवन ने गवर्नर के खिलाफ वहां काम करने वाली महिला कर्मचारी के आरोपों को निराधार बताया। राजभवन ने पुडुचेरी के एक रिटायर्ड जज से गवर्नर के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करवाई थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शनिवार को रिपोर्ट सामने आई। इसमें बताया गया कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी और आसपास मौजूद लोगों की गवाही की पड़ताल से पता चलता है कि शिकायतकर्ता का आचरण समय और स्ट्रेटजी शक पैदा करती है। महिलाओं के आरोप और उन्हें लगाने का तरीका संदेह के घेरे में है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मुजफ्फरनगर में मोदी के मंत्री बोले क्या धर्म पूछकर हाथ मिलाएंगे, कुर्ते पर भी नाम लिख लें। यूपी सरकार नेम प्लेट वाला फैसला वापस ले। जी हां दोस्तों, यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखवाने के योगी सरकार के फैसले से एनडीए के सहयोगी दल सहमत नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि यह फैसला ज्यादा सोच समझकर नहीं लिया गया। अब फैसला ले लिया गया है तो सरकार उस पर टिकी हुई है। जयंत चौधरी ने नेम प्लेट वाले फैसले को वापस लेने की बात कही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी भी समय है, सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। अब कहां लिखें अपना नाम, क्या अपने कुर्ते पर भी नाम लिख ले? क्या आप अब नाम देखकर हाथ मिलाओगे मुझसे? वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या यूपी सरकार का नाम वाला फैसला सही है या गलत, इस बारे में आपके क्या विचार हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर आए लोग आर्मी गो बैक के नारे लगाए। कहा आतंकवादियों के बहाने लोगों पर जुल्म कर रही है फौज। जी दोस्तों, पाकिस्तान के सरहदी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सेना के खिलाफ लोगों ने बगावत कर दी है। इलाके के 10,000 से ज्यादा पश्तून लोग शनिवार को सड़कों पर डटे रहे। प्रदर्शनकारी आर्मी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सेना ने इलाके में आतंक मचा रखा है। सेना के इलाके में होने से अशांति है और इसी वजह से आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। खैबर इलाके में चलाए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशन को पश्तून बंद करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेता जमालुद्दीन वजीर के मुताबिक इलाके में 20 साल से आतंकवाद खत्म करने की मुहिम के नाम पर पाक सेना लोगों पर जुल्म कर रही है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ तैनात। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 11 की मौत, 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई। राहत विभाग के मुताबिक शुक्रवार शाम 6:30 बजे से शनिवार शाम 6:30 बजे तक 5 लोग डूब गए और 5 की मौत बिजली गिरने से हुई, जबकि 1 की मौत सांप के काटने से हो गई है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 22 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में विदर्भ, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं दोस्तों अगले 4 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात के सौराष्ट्र में शनिवार को हुई भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के लिए तैनात कर दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका दौरे के लिए अभिषेक नायर कोचिंग स्टाफ में हुए शामिल। नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर रेयान टेन भी जाएंगे। 27 जुलाई को खेला जाएगा पहला मुकाबला। जी हां दोस्तों, श्रीलंका दौरे के लिए भारत के पूर्व ऑलराउंडर अभिषेक नायर और नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर रेयान टेन को भारत के कोचिंग स्टाफ में शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर ने असिस्टेंट कोच के लिए अभिषेक नायर और नीदरलैंड के टेन डोशेट के साथ मोर्नी मोरकल और कई खिलाड़ियों की बात की थी। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने उनकी 2 मांगों को पूरा करते हुए श्रीलंका दौरे पर इन दोनों को ले जाने की मंजूरी दे दी है। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप ही रहेंगे। दिलीप टीम के साथ सोमवार को श्रीलंका जाएंगे। बॉलिंग कोच का नाम अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉय कुले खाली स्थान पूरा करने के लिए जा सकते हैं। यह पहली बार होगा कि टीम के कोचिंग स्टाफ में 2 असिस्टेंट कोच होंगे। रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के समय पर कोई असिस्टेंट कोच नहीं था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
50,000 रुपए महीना, स्विगी जोमेटो डिलीवरी एजेंट की कमाई नए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से भी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में स्विगी और जोमेटो डिलीवरी एजेंटों के साथ एक यूट्यूबर के इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया है, जिसमें उनकी कमाई के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी दी गई है। फुल डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल चलाने वाले लवीना कामत ने भारत की आईटी राजधानी में 2 डिलीवरी एजेंटों से बात की और पाया कि वे दोनों औसत आईटी इंजीनियर से अधिक कमाते हैं। कामत के इंटरव्यू से पता चलता है कि शिव और थाइपा जैसे डिलीवरी एजेंट सामान्य आईटी इंजीनियर की तुलना में काफी अधिक कमाते हैं, जिनकी औसत इनकम लगभग 20,000 रुपए प्रति माह है। जबकि 22 साल के स्विगी डिलीवरी ड्राइवर शिव हर महीने 40,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक कमा लेते हैं। इनकी इनकम में अतिरिक्त टिप्स, इंसेंटिव के साथ प्रति ऑर्डर 20 रुपए का मूल वेतन भी शामिल है। इंटरव्यू के दौरान शिव ने खुलासा किया कि उसे टिप्स से हर महीने लगभग 5,000 रुपए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे कठिन परीक्षा कौन सी मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस परीक्षा का नाम जो कि भारत में आयोजित होती है और सबसे ज्यादा कठिन मानी जाती है, तो जल्दी से उस परीक्षा का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।